वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th पास करने के बाद बच्चे क्या करने वाले हैं। तो 10th पास करने के बाद जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले हैं उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा भैया इकोनॉमिक्स, और मैं इकोनॉमिक्स का मेंटर हूं। आपको ये समझाने वाला हूं कि यहाँ पे जब 10th के बाद 11th में आप आएंगे तो ये जो इकोनॉमिक्स रहेगी थोड़ी सी हायर लेवल की हो जाएगी। और यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है उसका डिवीजन हो जाएगा दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा पार्ट जो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने 9th और 10th में थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, बट उसका अपर वर्जन जो है, हायर लेवल जो है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में। तो इसमें कुल मिला के 3 यूनिट्स है जो कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। उसमें कुछ पोर्शन जो रहेगा यहाँ पे थ्योरी रहेगा और कुछ पोर्शन जो रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूमेरिकल रहेगा। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवीजन रहेगा, बट यहाँ पे आधा पोर्शन जो रहेगा वो लगभग आपका थ्योरी रहेगा और आधा पोर्शन जो रहेगा न्यूमेरिकल्स के साथ में। देखा जाए तो यहाँ ग्राफ्स का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि क्लास 11th में जो हम लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ना है वो 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। या तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ ले या तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ ले, बट या तो नहीं करना, हम लोगों को दोनों ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल मार्क जो है वो कितने हैं भैया 80 मार्क्स है। और अगर हम लोग आगे बात करें तो पार्ट 1 हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स जो कि 40 मार्क्स का होने वाला है। पार्ट 2 40 मार्क्स का होने वाला जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जो बचा हुआ 20 मार्क्स है वो होगा पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट जो कि एंटायरली स्कूल वालों के हाथ में है। तो स्कूल वालों से बना के चलना भाई हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आज बात कर लेते हैं सिलेबस ओवरव्यू की क्लास 11th की। चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया भैया इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का सिलेबस ओवरव्यू। चलिए हम लोग समझेंगे भाई कि हमने पढ़ना क्या क्या है। पहले तो हम लोग यूनिट्स की बात कर ले कि कितने यूनिट्स आने वाले हैं पार्ट ए में। तो पार्ट ए में जो यूनिट आने वाला है सबसे पहला है भैया इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन क्या है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से, किन किन लोगों ने इसके बारे में बताया, ये सब हमें इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 2 पे जो कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें पहले इंट्रोडक्शन जो है वो कितने मार्क्स का है, तो यहाँ पे एवरेज 15 मार्क्स का वेटेज आ रहा पूरा इंट्रोडक्शन में, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा यहाँ पे बोल दिया कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है ये भी इसी का पार्ट है। मतलब हम लोग मान लेते कि दोनों यूनिट का जो वेटेज है वो कुल मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 15 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज हो जाएगा। ओके चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की जो कि स्टैटिस्टिकल टूल और इंटरप्रिटेशन है, जिसमें 25 मार्क्स का वेटेज चला गया है पूरा का पूरा। ध्यान से सुनिएगा भैया, जैसे हम लोगों ने मीन मीडियन मोड पढ़ा हुआ था वैसे ही अपर वर्जन में हम लोग कोरिलेशन, स्पियर्समैन ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं, डिस्पर्शन पढ़ने वाले हैं, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम लोगों को ये समझ में आ गया है सर कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो 3 पार्ट्स में आपके डिवाइडेड रहेगी, मतलब 3 यूनिट्स में डिवाइड रहेगी। पहली तो जो 2 यूनिट है वो 15 मार्क्स के वेटेज के साथ बनी हुई है, और यूनिट नंबर 3 जो है यहाँ पे बनी हुई है 25 मार्क्स के वेटेज के साथ। अब टोटल मिला लें तो स्टैटिस्टिक्स का वेटेज कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 40 मार्क्स का वेटेज हो गया। ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों को बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपका बहुत सारा पोर्शन तो आपने ऑलरेडी क्या है कवर कर लिया है 9th-10th में। ठीक है ना। चलिए तो यहां तक की कहानी जो है हम लोगों को दोस्तों क्लियर हो चुकी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे पार्ट 2 पे आएंगे। पार्ट 2 जो है वो हमारा क्या है बेटा, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है, उसके लिए हम लोगों को इंट्रोडक्शन नाम का पूरा एक यूनिट दिया गया है जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताया जाएगा, ये वर्ड कहां से आया बताया जाएगा, और इसके क्या क्या फायदे होंगे आगे चल के हम लोगों को ये सब बताया जाएगा। और इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो यहाँ पे 4 मार्क्स का है भैया। तो चलिए याद रखना है भैया, ये 4 मार्क्स का है। तो इसी के साथ यूनिट नंबर 4 जो है ये हमारी 4 मार्क्स की हो जाती है जो कि इंट्रोडक्शन है। यूनिट नंबर 5 पे मैं आता हूं जो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और डिमांड का है, और इसमें वेटेज जो है वो कितना दिया गया है भैया, 14 दिया गया है। तो यहाँ पे 14 मार्क्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिक है। बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी कि कंज्यूमर क्या होता है, कब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आता है, कब उसके पास कितना पैसा रहेगा, वो कहाँ पे कितनी चीजों को खरीद पाएगा, ये सारी चीजें किसमें बताएगा, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बताएगा। दूसरा, जब हम लोग डिमांड की बात करते हैं तो लोग चीजें खरीदते हैं तो क्या वो उनकी वांट सेटिस्फाई कर पाती है, नहीं कर पाती, कितनी वांट सेटिस्फाई कर पाती है, इसके लिए हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे ये सारी चीजें डिमांड में दोस्तों कवर होने
वाली है, ठीक है ना। और ये जो वेटेज है ये कितना है भैया, मैंने अभी आपसे कहा कि ये 14 मार्क्स का वेटेज है। कितना मार्क्स का वेटेज है भैया, 14 मार्क्स का। यूनिट नंबर 6 पे आते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई पे है। देखिए इसके पहले हम लोगों ने कंज्यूमर की बात करी, जो कि क्या करता है, गुड्स को इनटेक करने का काम करता है, यूज करने का काम करता है, और सेटिस्फाइड होने के बाद आपको बताता है कि भैया ये वाला गुड तो अच्छा था, ये वाला गुड तो खराब था। बट यहां अगर हम लोग बनाने वाले की बात करें तो दैट इज नोन एज द प्रोड्यूसर बिहेवियर अंडर सप्लाई। वो क्या सोचता है, चीजों को कैसे बनाएगा, कौन सी चीजें बनाएगा जो कि कस्टमर के काम आए, कंज्यूमर के काम में आए। तो यहां पे सारी की सारी चीजें जो रिलेटेड है वो प्रोड्यूसर बिहेवियर से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहां पे प्रोड्यूसर क्या करेगा भैया, सप्लाई करेगा। तो सप्लाई किस बेसिस पे करेगा, क्या इलास्टिसिटी होगी उसकी, कितने टाइप की इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिसिटी में हम लोग कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कितना प्रोडक्ट की डिमांड हुई, उस हिसाब से कितनी सप्लाई हुई। तो यहां पे न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों को यहां पे पढ़ना पड़ेंगे। और यूनिट नंबर 6 का जो वेटेज है वो दोस्तों यहां पे है 14 मार्क्स का वेटेज। ओके चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया कि 4, 5, 6 जो यूनिट है वो इंट्रोडक्शन, वो यूनिट नंबर 5 जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, और यूनिट 6 जो है वो प्रोड्यूसर बिहेवियर से रिलेटेड है। लास्ट हम लोग यूनिट पे आते हैं जो कि हमारी है दोस्तों यहां पे फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो यूनिट नंबर 7 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक हम लोगों ने देखा तो है कि मार्केट क्या होता है, बट लिखना क्या है, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि यार इस टाइप का मार्केट ऐसा ऐसा होता है, इसमें बायर्स ऐसे होते हैं, सेलर्स ऐसे होते हैं, कहीं बायर ज्यादा होते हैं, कहीं सेलर्स कम होते हैं। तो ये सारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कहां देने वाले हो आप, मार्केट में देने वाले हो। तो आपको ये भी पता है कि मार्केट आज टोटली डिजिटलाइज हो चुका है। तो डिजिटलाइज्ड मार्केट और पुराना जो मार्केट था, मतलब ट्रेडिशनल जो सिस्टम था, उन मार्केट्स में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन जो है यहां पे इस चैप्टर में हम लोग को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ हम लोग बात करेंगे यहां पे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब भैया कंपटीशन भी होगा क्योंकि मार्केट है, मार्केट में सारे लोग आ सकते हैं, सारे लोग सारी चीजें बेच सकते हैं, तो कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होगा। तो यहां हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप ऑफ कंपटीशन भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग सिंपली अप्लाई करेंगे कि यार नॉर्मल मार्केट में क्या कंडीशंस बनती है, जिसका वेटेज दोस्तों हो जाता है यहां पे 8 मार्क्स का। तो इस तरीके से 4, 14, 14 और 8 का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो कुल मिला के मार्क्स हो जाते हैं हमारे 40। स्टैटिस्टिक्स 40, माइक्रो इकोनॉमिक्स 40, अब बच गए कितने भैया 20। तो 20 मार्क्स जो है वो दोस्तों किसके चले जाते हैं भैया, प्रोजेक्ट के चले जाते हैं। अब इसको भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देता हूं। चलिए, तो 20 मार्क्स जो है वो 2 पार्ट में कैसे डिवाइडेड, तो 8 मार्क्स जो है वो वाइवा वॉक में चले जाता है, और बाकी जो 12 मार्क्स बचा हुआ है उसमें फिर आपकी अटेंडेंस भी देख लेते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा आपका ये भी देख लेते हैं कि भैया आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है। अब ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको 12 मार्क्स में से मार्क्स मिलने वाले हैं, 12 में से फुल ऑन फुल मिल जाता है, ठीक है ना। 8 मार्क्स जो है वो आपके वाइवा पे डिपेंड करते हैं। तो भैया इसमें बोलना जरूरी है क्योंकि अपन अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजें, जब पढ़ेंगे अच्छी सारी चीजें तो जो डेटा है वो हमें याद हो जाएगा, और जो भी वाइवा वोक पे पूछा जाएगा वो हमें आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग देखें तो 18, 19 आउट ऑफ 20 मिल ही जाते हैं, और अगर बहुत ही अच्छा आपका रिकॉर्ड बना हुआ है स्कूल में तो 20 में से 20 भी यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 लाना क्लास 11th में बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का बेस ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है। तो हम लोगों ने अभी ये ऊपर से समझ लिया कि भैया ये क्या होते हैं, कितने यूनिट्स होते हैं, कितने मार्क्स में डिवीजन है। चलिए अब हम लोग एक एक यूनिट को समझ लेते हैं कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे दोस्तों समझने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला आ रहा है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा क्लास 11th का पार्ट ए है, ठीक है। चलिए, यूनिट 1 जो है वो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये समझा जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। आज तक हम लोगों ने सुना है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, बट जैसे ही हम लोग इकोनॉमिक्स कोर पे जाते हैं तो लिटरली डिफाइन नहीं कर पाते कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। किसने बताया कि ये इकोनॉमिक्स का मतलब ये होगा, और भी बहुत सारे इसके मीनिंग्स हो सकते हैं, ये सब हम लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब इसके साथ में हम लोग को यहां पे इसके मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स क्या क्या है वो सारा का सारा हम लोगों को यूनिट नंबर 1 में बताना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 जो है वो बात करता है यहाँ पे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का। तो आपको पता है कि भैया डेटा है, अब डेटा अपने आप में क्या होता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। तो ये जो डेटा है उसको कहां कहां से कलेक्ट किया जाएगा, प्राइमरी फॉर्म में किया जाएगा, सेकेंडरी फॉर्म में किया जाएगा, कब कहां कैसे कलेक्ट किया जाएगा, ये सब हमें बताया जाता है एक चैप्टर में जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, सिस्टमैटिक वे में रखेंगे, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन
ऑफ डेटा। अब ऑर्गेनाइज भी हो गया डेटा, अब लोगों के सामने उसको लेके आएंगे, दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये यूनिट नंबर 2 में ये मेनली 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हम लोग डीपली समझ लेते हैं भैया कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा होता क्या है। पहली बार डेटा लेंगे तो वो प्राइमरी डेटा, और किसी और के थ्रू लेंगे दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग के थ्रू हम लोग किस तरीके से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं ये बताया जाएगा। दूसरा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, किस तरीके से और आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, अब सेकेंडरी डेटा जो आप लेके आए हैं उसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या थे वो सारा बताया जाएगा। यहां पे सेंसस ऑफ इंडिया बताया जाएगा कि इंडिया में किस तरीके से जनगणना की जाती है, पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है, सीएसओ होता है कि एनएसएसओ होता है, ये सारी बातें किसमें बताई जाएगी भाई, कलेक्शन ऑफ डेटा में बताई जाएगी। साथ ही इसमें बताया जाएगा कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब से काम कर रहा है, मेन वर्किंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ बताया जाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा में। होप सो कलेक्शन ऑफ डेटा में जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं वो हम लोग को लगभग कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिमाग में आए होंगे कि यार ये जो पॉपुलेशन है ये बढ़ रही है, कौन बताएगा। तो इसके लिए एनएसएसओ कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मीनिंग बताने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बताने वाले हैं भैया, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, 1 टाइप, 2 टाइप, 3, 4 या 5 टाइप के, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, किस तरीके का इसको यूज किया जाता है, किस टाइप की इसको सीरीज में यूज किया जाता है, ये सब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में पढ़ने वाले हैं। आगे मैंने कहा आपसे कि भाई ऑर्गेनाइज हो गया, लोगों के सामने चीजें लेके आने, विच इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन करने वाले विद द हेल्प ऑफ टेबल्स विच इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन मतलब रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, ठीक है, जिससे लोगों को समझने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट बोलता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, टेबल से जब प्रेजेंटेशन हो गया अब उसको हम लोग चाहे तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भैया, डायग्राम में भी कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका होता है किसी भी चीज को समझाने का, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टाइप यूज करने हैं आपको, तो ज्योमेट्रिक फॉर्म यूज करने हैं जिसमें हम लोग बार डायग्राम का इस्तेमाल करने वाले हैं और यहां पाई डायग्राम का इस्तेमाल करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी डायग्राम की बात करें जिसमें हम लोग हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ऑजीव की बात करेंगे। अरिथमेटिक लाइन ग्राफ में बात करेंगे हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ की। तो ये 3 तरीके से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, ज्योमेट्रिक हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी हो गया और नेक्स्ट वाला क्या हो गया भैया, अरिथमेटिक। तो प्रेजेंटेशन हम लोगों को दोस्तों 3 तरीके से यहां पे करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे यूनिट नंबर 3 पे आते हैं। तो ये सारा पार्ट जो मैंने अभी तक के बताया आपको, तो ये सारा पार्ट जो था थ्योरी टॉपिक। अब हम लोग आ जाते हैं जो हम लोगों ने 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ना दोस्तों। अब ध्यान सुनिएगा, तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पे स्टैटिस्टिकल टूल, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ ली, अब इसको इंप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहां स्टैटिस्टिकल टूल, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटरप्रेट करके। इंटरप्रेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप इससे क्या सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में कहां यूज करने वाले, दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन हियर। तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे भैया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। अब सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले अरिथमेटिक मीन, फिर मीडियन और फिर क्या पढ़ने वाले भैया, मोड। इसी के आगे जब हम लोग अरिथमेटिक मीन के अलग अलग टाइप के क्या करेंगे भैया, फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। मीडियन में हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया क्वार्टाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं जो कि डिस्पर्शन का एक पार्ट हो जाएगा। और हम लोग मोड पढ़ने वाले हैं कि मोड कैसे निकाला जाता है, और अगर मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिपीटेड हो जाएगी तो फिर क्या करना है, हम लोगों को किस तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये सब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं भैया हम लोग को रिलेशन, वर्ड जैसे लिखा हुआ है वैसे इसका मतलब भी है को रिलेशन, मतलब द रिलेशन बिटवीन द 2 सीरीज इज नोन एज को रिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ 2 सीरीज होगी, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे कनेक्ट करके बताना होगा कि भैया कोरिलेशन क्या होता है और इससे आंसर क्या निकलने वाला है, ठीक है ना। मतलब 2 सीरीज का जो डेटा दिया गया उससे हम लोग क्लब करके आंसर निकालेंगे। यहाँ पे मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज बताएंगे सबसे पहले हम लोग कोरिलेशन की। आगे हम लोग बताएंगे स्कैटर डायग्राम क्या होता है भैया, कहां से कहां तक ये ट्रैवल कर सकता है ये भी बताएंगे। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन बताएंगे जिसमें पियर्सन मेथड यूज करने वाले हैं हम लोग, जिसमें 2 वेरिएबल्स रहेंगे जो कि अनग्रुप्ड डेटा के होंगे। फिर हम लोग स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन यूज करेंगे यहाँ पे। आगे हम लोग बोलते हैं इसको नॉन रिपीटेड रैंक्स एंड रिपीटेड रैंक्स वाला भी, मतलब ये टाइप्स है स्पियर्समैन में कि 2 टाइप्स है, एक तो रिपीटेड और दूसरे का हो जाएगा यहाँ पे नॉन रिपीटेड। तो इस तरीके से हमारा स्टैटिस्टिकल टूल जो है काम करना शुरू कर रहा है। एक तो सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू काम कर रहा है, दूसरा कोरिलेशन के थ्रू काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई और क्या क्या
टूल है भैया हमारे पास। तो यहां बोलता है इंट्रोडक्शन टू द इंडेक्स नंबर, बताया जाएगा भैया मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है, प्राइस क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, फैमिली इंडेक्स क्या होता है, ये सारा डेटा जो है किस में बताया जाएगा आपको, यहां पे इंडेक्स नंबर में बताया जाएगा। अब इसमें बताना क्या क्या है हम लोग को, सबसे पहले मीनिंग बताना पड़ेगा भैया इंडेक्स नंबर का क्या होता है। बोलता है टाइप्स कितने होंगे, तो इसमें बोलता है होलसेल प्राइस इंडेक्स बताइए सर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताइए आप यहाँ पे, और इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताइए, यूजेस बताइए इंडेक्स नंबर के क्या क्या होंगे, इन्फ्लेशन और इंडेक्स नंबर को आप कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है, ये हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे टूल्स जो है हम लोगों ने देखे कहां पे भाई, स्टैटिस्टिक्स में। तो इस तरीके से हमारी यूनिट नंबर 3 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और हम लोग अब पार्ट ए के बाद पार्ट बी पे आएंगे, जिसका वेटेज कितना है भैया, 40 मार्क्स का है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने कहा था, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल की जब स्टडी की जाती है, दैट स्टडी इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये स्टडी तो करनी है भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मगर उसके लिए डेटा भी तो दो। तो भैया हम डेटा ही तो बताने आए हैं यहाँ पे, चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन। क्या है भाई, इंट्रोडक्शन, बताया जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी तो बताओ भाई क्या होती है। चलिए, तो ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या हो गई भैया, दो टाइप की, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें बताया जाएगा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, आगे बताया जाएगा व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, मतलब दुनिया की प्रॉब्लम क्या क्या है भैया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है ना, What to produce, how to produce, for whom to produce, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब यही जब प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो जो सॉल्यूशन है वो आएगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से। अब हम लोग उसी से फायदा उठा के बनाएंगे अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इंट्रोडक्शन में देखो दोस्तों इतने सारे टॉपिक जो है हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यूनिट नंबर 4 के बाद हम लोग आएंगे दोस्तों यूनिट नंबर 5, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो हम लोग क्या है दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर है, और हमें हमेशा क्या करना रहेगा भैया, डिमांड करना रहेगा, क्योंकि जो भी हमारी चीजें जरूरत की है वो तो चाहिए, उसके बिना तो लाइफ सर्वाइव कर ही नहीं सकते ना। इसीलिए हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, मार्केट में डिमांड करनी पड़ेगी। बट एक ऐसी स्टेज भी तो आएगी जब आप जितना पैसा दे रहे हो उसमें खुश हो जाओगे, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम का पॉइंट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट जो होगा उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा ये हम लोगों को बताना होगा इस पूरे के पूरे यूनिट में, जो कि यूनिट नंबर 5 है, जिसमें पहले हम लोग बताएंगे मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है भैया, एक रूल भी बना हुआ है जिसको बोले लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंडीशंस क्या क्या होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, वो बताना है मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू। आगे हम लोग सेकंड पार्ट में आएंगे इसी यूनिट के, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। बहुत सारे स्टेजेस में बहुत सारे कंज्यूमर्स आएंगे, बहुत सारे जाएंगे, बट कौन कौन से स्टेजेस पे उनको सेटिस्फाई करके रखना है या सारे ही लोगों को सेटिस्फाई करना है, ये सारी कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व में। ठीक है, जिसमें हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एनालिसिस लेके बैठेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर बजट की, कि भैया क्या बजट है, बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर क्या रहेगा भैया इंडिफरेंस कर्व में, ये बताना होगा हमें। प्रॉपर्टीज बतानी होगी इसकी इंडिफरेंस कर्व की, मैप के थ्रू बतानी होगी, और कंडीशंस बतानी होगी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या क्या है। तो ये सारी बातें हम लोगों को किस यूनिट में पढ़नी है भाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड में पढ़नी है। मगर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तो सारी बातें हो गई सर, अब हम लोग उसके सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि है डिमांड। डिमांड का मतलब क्या हुआ भैया, कंज्यूमर क्या चाहता है जिससे उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए, उसको कहा जाता है यहाँ पे डिमांड। तो डिमांड के अलावा क्या क्या पढ़ना है सर यहाँ पे, तो सर मार्केट डिमांड पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ना है, किन किन कारणों से डिमांड बढ़ती है, किन किन कारणों से डिमांड कम होती है, सारे वेरिएशन जो है कहां पढ़ने भैया, हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ने। ओके, डिमांड स्केड्यूल बताया जाएगा क्या होगा भैया, स्केड्यूल का मतलब यहाँ टेबल है कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, स्लोप के थ्रू बताना मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा। मूवमेंट बताना है अलोंग विद द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, शिफ्ट के थ्रू बताना है भैया डिमांड कर्व कैसे होगा, बढ़ेगा कम होगा जो भी होगा, व्हाटएवर द चेंजेस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कैलकुलेशन करके बताना होगा कि कितना न्यूमेरिकल टर्म में उसमें चेंज होता है। यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्राइस इलास्टिसिटी को भी क्या करते हैं यहाँ पे चेंज करते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किस तरीके से आप इसको मेजर करने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे
कैलकुलेट करने वाले हैं ना। चलिए यहां तक के बात समझ में आ गई हमें। तो यूनिट नंबर 5 को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दूसरा डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए यूनिट नंबर 6 पे मैं आता हूं, यहां पे प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर क्या सोच रहा है, क्या बनाने वाला है, कैसे बनाने वाला है, कहां से उसके पास पैसा आएगा, कितना वो लोगों को देने वाला है, वो हो गया यहां पे सप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पे प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन के लिए हमें मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बताना पड़ेगा, जिसमें कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों बताए जाएंगे, जिसमें साथ ही साथ एवरेज प्रोडक्ट के बारे में और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में भी बताया जाएगा। रिटर्न टू अ फैक्टर की बात करते हैं कि किसी चीज को बनाने का कितना खर्चा होता है, दैट इज नोन एज कॉस्ट। तो ये कॉस्ट क्या होगा भैया, शॉर्ट रन में कितना कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मीनिंग एंड द रिलेशनशिप। तो सारी चीजों का मीनिंग बताना है और हम लोगों को यहां पे इसका रिलेशन बताना है। तो यहां पे ये समझ में आ गया कि भैया लोगों को अगर कोई भी सामान बनाना, जिनको हम लोग बोल रहे हैं भैया प्रोड्यूसर, कितना वो खर्चा करेगा किसी चीज को बनाने के लिए, वो सारा किसमें आने वाला है भैया, कॉस्ट नाम के चैप्टर में आने वाला। ओके, तो यूनिट 6 का हम लोगों ने दो पार्ट का पूरा एनालिसिस किया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसके रेवेन्यू। तो भैया पैसा तो आएगा मगर कुछ बेचना पड़ेगा, तो बनाया बेचा और जो पैसा आया दैट इज नोन एज रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में भी अलग अलग इसके पार्ट्स रहेंगे, जो कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में डिवाइडेड है। उनकी मीनिंग, उनका रिलेशनशिप क्या होने वाला है एक दूसरे का। यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि जैसे कंज्यूमर एक पार्ट पे जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया था, उसी तरीके से प्रोड्यूसर भी एक पार्ट पे जाके क्या बन जाएगा भैया, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब ये जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तब क्या होगा ये बताना जरूरी है। तो इसका मीनिंग बताएंगे हम लोग, इसमें इसकी कंडीशंस बताएंगे, इसके टर्म्स बताएंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। आगे हम लोग बात करते हैं मार्केट में जो हम लोग प्रोडक्ट बना के बेचने वाले, दैट इज नोन एज सप्लाई। अब ये सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई क्या होती है, मतलब इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई बताएंगे हम लोग, किस तरीके से उसको मेजर किया जाता है या किस तरीके से मार्केट में इसका इंपैक्ट पड़ता है। सप्लाई स्केड्यूल की बात करेंगे, सप्लाई कर्व क्या होता है, उसके स्लोप क्या होते हैं, मूवमेंट अलोंग द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे भाई कि कितने प्राइस पे कितने प्रोडक्ट को बेचा गया है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो कैलकुलेशन है दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हम लोग करेंगे और यहां पे परसेंटेज मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से यूनिट 6 जो है वो बहुत हैवी यूनिट हो गया भैया, बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं इसमें। आगे हम लोग बात करेंगे लास्ट यूनिट जो है हमारा यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। अब यहां पे मार्केट में जब उतरोगे तो भैया कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन कितने टाइप का होगा, तो सर परफेक्ट भी हो सकता है, इम्परफेक्ट भी हो सकता है, बायर्स उसमें कैसे होंगे, सेलर्स उसमें कैसे होंगे, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो यहां पे टोटल बात हो रही है भैया मार्केट में जिस तरीके से भी यहां पे काम होगा, तो उसमें बात हो रही है परफेक्ट कंपटीशन की, जिसके फीचर्स बताने हैं, डिटर्मिनेशन बताना है, यहां पे शिफ्ट बताना है भैया, डिमांड और सप्लाई कर्व में किस तरीके से होने वाला है, जिसमें कि शॉर्ट रन हम लोगों को पढ़ना है बस। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे, जो कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर से हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो ये तो कंपटीशन की हम लोगों ने बात कर ली। अब कंपटीशन के लिए भाई हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भैया, अब 80 में से 80 मार्क्स तो आ गए हमारे, पूरा हम लोगों ने पूरा सिस्टम बना लिया। अब ध्यान सुनिए, अब बचे हुए 20 मार्क्स आपके हाथ में है, आपके हाथ में है इसलिए कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि भैया प्रोजेक्ट अच्छे से बनाओगे, अटेंडेंस अच्छी रखोगे, टीचर से बना के रखोगे तो आपको 20 में से 18-19 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्लास के टॉपर बन जाओगे। 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं यहाँ पे, अगर वो 20 में से 20 आप ले आए तो मतलब टीचर से भैया दोस्तों यहाँ पे बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये 20 मार्क्स जो है एंटायरली वो चले जाता है पार्ट सी, जो कि प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भैया 11th में आ चुके हैं, इकोनॉमिक्स का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो किस टाइप का पेपर आने वाला है, टफनेस लेवल क्या रहेगा, मीडियम रहेगा, मीडियोकर रहेगा या बहुत ज्यादा इजी रहेगा, तो इन पे हम लोग अब क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले फोकस किया जाता है रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे। मतलब आपको साल भर पढ़ाया गया, आपको कितना याद है, चलो याद तो अच्छी बात है, रट लिया हम लोगों ने, लिख दिया, हो गया, बट समझ में क्या आया। तो समझ में आने वाला जो फंडा है वो सारा का सारा किस में आता है दोस्तों, यहां पे
अंडरस्टैंडिंग में आता है। किसमें आता है? अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है ना। चलिए अब इसमें बोलता है एग्जिबिट्स मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय द रिकॉलिंग फैक्ट, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द आंसर। ये सारा रिमेंबरिंग का पार्ट है, पूरा पुराना जो है वो रिकॉल सिस्टम है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शंस एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज। ये सब अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। भैया पढ़ा तो हम लोगों ने बहुत कुछ, समझा कितना, आता कितना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसका वेटेज यहां पे अगर हम लोग बात करें तो वेटेज चला जाता है लगभग 44 मार्क्स का। और यहां पे अगर परसेंटेज की बात करें तो देखो 50% से ज्यादा हैवी, देखो भाई 55% ये जो है ये वाले चैप्टर्स होने वाले हैं, ठीक है ना। तो भैया इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। मार्क्स यहीं से मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेंगे, तो आपको रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पार्ट को धीरे धीरे करके बहुत बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे अप्लाइंग की बात करें, जो चीजें सीखी उसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे वो स्टैटिस्टिकल टूल में हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, डिस्पर्शन, इंडेक्स नंबर, इन सब की बात करी है। तो उन सब से रिलेटेड जो वेटेज है वो 18 मार्क्स का है, जो कि लगभग 22% में आता है। यहां पे हम लोगों को दी जाएगी प्रॉब्लम्स, दी जाएगी भैया नए नए सिचुएशंस के साथ, जिसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा, फैक्ट पे बात होगी, टेक्निक्स और नए नए रूल्स को आपको यहां पे बताया जाएगा। एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग जो पार्ट है वो 18 मार्क्स का होगा यहां पे, और इसका जो वेटेज है वो 22% है। वो देखिए पहला जो था वो टोटली बहुत ज्यादा परसेंटेज का, तो जो कि 55% है, यहां पे कम वेटेज आ रहा है। बट इंपॉर्टेंट तो ये भी है, इसमें एनालिसिस करना बोला है आपको, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग करने का बोला है। क्या करना है इसमें सर? एग्जामिन and break information into parts by identifying motives or cause, make inferences and find evidence to support generalization, present and defend opinion by making judgment about information, validity of ideas or quality of work based on a set of criteria। तो अलग अलग तरीके दिए जाएंगे, अलग अलग सिस्टम बनाए जाएंगे, मगर सारे सिस्टम में आपको क्या करना है भैया? मार्क्स अचीव करना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो मगअप करना पड़ेगा, बार बार जो भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक के उसमें परफेक्शन ना आ जाए तब तक के बैक टू बैक क्या करनी पड़ेगी भैया? हमें वहां पे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को समझ में आ गया है कि ये पूरा सिस्टम जो है वो आपके ब्रेन को क्या करने के लिए, यूज करने के लिए बनाया गया है कि 100% आपके ब्रेन का यूटिलाइजेशन किया जा सके। आगे हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने क्या करा कि भैया बोला कि सारी चीजों को एक साथ आप कंपाइल करो, तभी फाइनल एग्जाम देने को मिलेगा, और स्कोर जो है आपका क्या आएगा सर? 100 आउट ऑफ 100 आएगा। मगर उसके लिए क्या करना भैया? सारी इंफॉर्मेशन जितनी है उसको हम लोगों को कंपाइल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा, तभी जाके 100 आउट ऑफ 100 हम लोग लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बाकी मैं आपके साथ बना हुआ इसी में, ताकि हम लोग दोनों मिलकर पढ़ाई करें और दोनों मिलकर क्या लेके आएंगे भैया? मार्क्स लेके आएंगे। तो एग्जाम सिर्फ आपका नहीं होगा, एग्जाम मेरा भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे डिस्कशंस करे अभी तक के, तो पूरा जो सिलेबस ओवरव्यू है इसको 3 पार्ट में हम लोगों ने मेनली डिवाइड किया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स जो कि 40 मार्क्स का था, पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि 40 मार्क्स का था, और पार्ट सी आप लोगों के हाथ में जो है प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऐसे ही और इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।